हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सी प्री प्रोसेसर। तो सी प्री प्रोसेसर बेसिकली एक प्रोग्राम होता है। वो क्या करता है, जब भी कोई प्रोग्राम कंपाइलेशन के लिए कंपाइलर को मिलता है, उसके पहले वो जो प्री प्रोसेसर प्रोग्राम है वो उस प्रोग्राम को प्रोसेस करता है, उसमें कुछ मैनिपुलेशन करता है। वो मैनिपुलेशन के बाद जो फाइल प्री प्रोसेसर रिटर्न करता है, वही फाइल बेसिकली क्या होता है, कंपाइलर को प्रोवाइड किया जाता है कंपाइलेशन के पहले। तो आप समझ सकते हैं कि जो प्री प्रोसेसिंग होता है वो बेसिकली कंपाइलेशन के पहले का एक फेज होता है। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम जैसे अगर आप लिखते हैं सी में, तो डायरेक्टली वो कंपाइल नहीं होता, पहले क्या होता है, वो उसका प्री प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, वो प्री प्रोसेसिंग जैसे हुआ तो उसके बाद ही का उसके बाद ये जो फाइल क्रिएट होगा प्री प्रोसेसिंग के बाद, वही क्या होगा, वो कंपाइलर को कंपाइलेशन के लिए मिलेगा। ठीक है, तो कंपाइलेशन के पहले या अगर बोले तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के पहले कई स्टेप्स होते हैं। तो पहला जैसे जो स्टेप्स है प्रोग्राम लिखने के बाद, वो होता है प्री प्रोसेसिंग का। ठीक है, दूसरा जो होगा वो होगा कंपाइलेशन का, तीसरा जो होगा वो होगा एग्जीक्यूशन का। ठीक है, तो एक एक करके हम ये सारा स्टेप्स समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कैसे ये प्री प्रोसेसर वर्क करता है सी में। तो ये एक सोर्स कोड है, ठीक है, जो सी प्रोग्राम आप लिखते हैं उसको हम लोग सोर्स कोड बोलते हैं। तो ये आपका सी प्रोग्राम है, डॉट सी नेम से ये सेव होगा कहीं भी। तो ये कोड है जिसको सी सोर्स कोड करते हैं, प्रोग्रामर ने लिखा है। अब इसमें अगर कोई प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होगा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जनरली जो हैश से जो शुरू होता है, हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन जो आपने यूज किया, उसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मतलब कि ये बेसिकली जो प्री प्रोसेसर होता है, जो प्रोग्राम इस सोर्स कोड को कंपाइलेशन के पहले प्रोसेस करता है, उसको कुछ ये डायरेक्शन देता है, उसी को हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो अगर उसमें कुछ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव अगर प्रोग्राम में है, तो प्री प्रोसेसर क्या करता है, वो एप्रोप्रिएट एक्शन लिखता है उस प्रोग्राम पे। ठीक है, उसमें वो कुछ चेंजेस करता है। ठीक है, उसमें कुछ मैनिपुलेशन करता है। उसके बाद मैनिपुलेशन के बाद जो फाइल ये क्रिएट करेगा, वही फाइल क्या होगा, वो कंपाइलर को प्रोवाइड किया जाता है कंपाइलेशन के पहले। अगर कोई प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव नहीं है तो ये डायरेक्टली कंपाइलर को मिल जाएगा, ये जो सी प्रोग्राम है कंपाइलेशन के लिए। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है तो पहले जो प्री प्रोसेसर होगा उसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, उसके बाद ये फाइल कंपाइलर को मिलेगा, कंपाइलर क्या करेगा, उसको कंपाइल करेगा और ये ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करेगा। ठीक है, जैसे जनरली ऑब्जेक्ट कोड का मतलब कि वो कोड जो कंप्यूटर पे डायरेक्टली रन कर सकता है, जो मशीन लैंग्वेज में होता है। उसके बाद बेसिकली ये प्रोग्राम लिंकर को मिलता है। लिंकर का काम होता है जैसे जो लाइब्रेरी फाइल है, ठीक है, लाइब्रेरी फाइल के साथ आपका जो प्रोग्राम है उसको ये बेसिकली वो लिंक कर देता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने SQRT फंक्शन यूज किया है, तो SQRT फंक्शन बेसिकली कहाँ होता है, मैथ लाइब्रेरी फंक्शन में होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि कंपाइलेशन के बाद क्या होगा कि ये जो लिंकर होगा, ये जो लाइब्रेरी फाइल है, जिस फाइल में बेसिकली ये SQRT फंक्शन है, उस फाइल को क्या करेगा, वो कंपाइलर ये लिंकर इस ऑब्जेक्ट कोड के साथ कंबाइन कर देगा, ताकि जब भी आप SQRT फंक्शन कॉल करें तो आपको इसका डेफिनेशन मिल जाए। ठीक है, उसके बाद ये कोड एग्जीक्यूटेबल हो जाता है। फिर इसके बाद जो आपका कोड बनता है ./a.out, वो बेसिकली एक तरह से a.out जो कोड बनता है, ठीक है, a.out वो बेसिकली एग्जीक्यूटेबल कोड होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली प्री प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि कंपाइलेशन के पहले अगर उसमें कोई आपका जो प्रोग्राम अगर कोई प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, तो हम क्या करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, और ये चेंजेस कौन करता है, प्री प्रोसेसर करता है। ठीक है, और ये प्री प्रोसेसिंग के बाद ही ये फाइल कंपाइलर को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेसिकली 4 टाइप्स के प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं। डायरेक्टिव का मतलब बेसिकली कि वो प्री प्रोसेसर जो होता है, एक तरह का जो प्रोग्राम है प्री प्रोसेसर, उसको बेसिकली ये कुछ इंफॉर्मेशन देता है, कुछ इसको वो डायरेक्शन देता है। तो पहला है मैक्रो, फिर फाइल इंक्लूजन, कंडीशनल कंपाइलेशन और अदर डायरेक्टिव। तो हम लोग मैक्रो और फाइल इंक्लूजन समझेंगे, बाकी कंडीशनल कंपाइलेशन आप खुद पढ़िएगा। ठीक है, तो फाइल इंक्लूजन का मतलब ये आप लोगों ने बहुत यूज किया होगा, फाइल इंक्लूजन। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को ये बताता है कि कोई पार्टिकुलर जो फाइल है जिसमें कुछ
इंफॉर्मेशन होता है या कुछ लाइब्रेरी फाइल जैसे जिसको हम बोलते हैं, उसको इंक्लूड करने के लिए, उसको प्रोग्राम में ये कंबाइन करने के लिए बेसिकली ये कंपाइलर को कुछ डायरेक्शन देता है। ठीक है, तो दो टाइप की इस तरह से बेसिकली फाइल इंक्लूजन प्रोसेस जो होता है उसमें बेसिकली दो तरह के फाइल यूज की जाते हैं। पहला होता है हेडर फाइल या स्टैंडर्ड फाइल, जैसे studio.h या math.h या string.h, ये बेसिकली ये हेडर फाइल है। मतलब इसमें क्या होता है कि लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं। और दूसरा है यूजर डिफाइंड फाइल। यूजर डिफाइंड फाइल का मतलब आप अपना खुद का हेडर फाइल बनाकर, जैसे आपने मान लीजिए कोई फैक्टोरियल फंक्शन लिखा, ठीक है, जीसीडी फंक्शन लिखा, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना एक हेडर फाइल बना सकते हैं और उसमें क्या कर सकते हैं, ये सारा फंक्शन का जो डेफिनेशन है जीसीडी का, ठीक है, या फैक्टोरियल का, ये सारा फंक्शन का डेफिनेशन आप इस हेडर फाइल में इंक्लूड कर सकते हैं और इसको आप अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये बार बार ये फाइल जो है या बार बार ये जो फंक्शन है फैक्टोरियल में से लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आप 10 प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, तो 10 प्रोग्राम जैसे अगर आपने लिखा, सब में क्या है कि फैक्टोरियल की जरूरत है। ठीक है, तो आपको 10 टाइम से फैक्टोरियल फंक्शन लिखना पड़ेगा हर प्रोग्राम में। हम क्या करेंगे कि इसको एक हेडर फाइल में लिख देंगे और जब भी मुझे इसकी जरूरत होगी हम क्या करेंगे, उसको उस फाइल में इंक्लूड कर लेंगे। ये कैसे करेंगे हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड जो हेडर फाइल होता है वो बेसिकली जो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं या प्री डिफाइंड जो फंक्शन होते हैं उनको बेसिकली कंटेन करता है, जैसे printf, scanf। ठीक है, तो इनको इंक्लूड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये जो हेडर फाइल है स्टैंडर्ड हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा ऐसा एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि printf scanf क्या होता है, studio.h में होता है, स्ट्रिंग के जो फंक्शन क्या होता है string.h में होते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि एक ही तरह का फंक्शन आप यूज करें, आप डिफरेंट तरह के फंक्शन यूज करते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको डिफरेंट टाइप के हेडर फाइल इंक्लूड करने पड़ते हैं। जैसे studio.h क्या है, scanf printf के लिए यूज करते हैं आप, और ये स्ट्रिंग कंपैरिजन जो फंक्शन जैसे स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, स्ट्रिंग कंपैरिजन, उसके लिए आप क्या करते हैं string.h का यूज करते हैं। तो ये बहुत सारे जो फाइल्स होते हैं हेडर फाइल्स, वो बेसिकली आप अपने फाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। कैसे, इसका सिंटेक्स क्या है कि हैश इंक्लूड, ये कीवर्ड यूज करते हैं हैश इंक्लूड। उसके बाद जो भी हेडर फाइल आपको यूज करना है उसको क्या करते हैं, एंगल ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये लेफ्ट एंगल ब्रैकेट और ये राइट एंगल ब्रैकेट। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में हम हेडर फाइल को लिखते हैं और उसके पहले क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड। तो ये आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, फाइल नेम क्या है, नेम ऑफ द फाइल टू बी इंक्लूडेड, जिसमें बेसिकली क्या है, जिसमें जो लाइब्रेरी फंक्शन आप यूज कर रहे हैं तो उसकी हेडर फाइल में डिफाइन है, उसका हम नेम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, हैश इंक्लूड क्या करता है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो बताएगा कि ये जो फाइल है एंगल ब्रैकेट में उसको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना है। और ये एंगल ब्रैकेट कंपाइलर को बोलता है कि कहां पे बेसिकली हमको फाइल को लूप करना है। तो अगर एंगल ब्रैकेट के लिए लिखा है, ये यहाँ पे जरूरत नहीं है इसकी, तो इसका मतलब वो स्टैंडर्ड डायरेक्टरी में ये सर्च करेगा। स्टैंडर्ड डायरेक्टरी मतलब वो डायरेक्टरी जहां पे कंपाइलर बाय डिफॉल्ट किसी हेडर फाइल को चेक करता है। ठीक है, सो एंगल ब्रैकेट का मतलब यही हुआ कि कंपाइलर क्या करेगा, उस फाइल को स्टैंडर्ड डायरेक्टरी में सर्च करेगा। ठीक है, यूजर डिफाइंड फाइल क्या होता है कि आप खुद का अपना एक हेडर फाइल बना सकते हैं। ठीक है, और उसमें बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं, और आपको जहां पे उस फंक्शन की जरूरत है वहां पे उन फंक्शन को आप यूज करने के लिए अपने हेडर फाइल को उस प्रोग्राम में इंक्लूड कर दीजिए। ठीक है, तो बहुत सारे हेडर फाइल्स आप यूज कर सकते हैं। तो इनको इंक्लूड करने का तरीका वही है, हैश इंक्लूड, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं कि एंगल ब्रैकेट में फाइल नेम नहीं देते हैं। यहाँ पे देखिए कि फाइल नेम को एज ए स्ट्रिंग विद इन 2 डबल कोट हम लिखते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड अगर जो हेडर फाइल है, स्टैंडर्ड फाइल या हेडर फाइल, उनको क्या करते हैं हम एंगल ब्रैकेट में लिखते हैं, लेकिन जो यूजर डिफाइंड जो हेडर फाइल है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम विद इन 2 डबल कोट मतलब एज ए स्ट्रिंग हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो हैश इंक्लूड और फाइल नेम। ठीक है, तो हेडर फाइल बहुत सारा जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस भी किया है और आप लोगों ने देखा भी है। तो इसको जैसे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी .h, math.h, ठीक है, इनको इंक्लूड करने के लिए क्या करते हैं हम, हैश इंक्लूड, उसके बाद विद इन एंगल ब्रैकेट उस फाइल को हम लिखते हैं, जैसे studio.h हो गया या math.h हो गया। ठीक है, तो ये जैसे math.h इंक्लूड कर लिया यहाँ पे, हैश इंक्लूड math.h। ठीक है, और प्रोग्रामर द्वारा जो फाइल क्रिएट हुआ हेडर फाइल उसको कैसे इंक्लूड करते हैं, तो उसको एज हम फाइल नेम .h से सेव कर देंगे, कोई भी नेम आप दे दीजिए, जैसे my header.h। .h का मतलब कि ये हेडर फाइल है।
ठीक है। तो कभी भी किसी फाइल को अगर आपको इंक्लूड करना हो, ठीक है, तो उसको आपको .h एक्सटेंशन में सेव करना होगा। अगर .h में नहीं करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लमैटिक होगा, ठीक है। तो .h आप एक्सटेंशन से इसको सेव कर देंगे और इसको इंक्लूड करने के लिए क्या करेंगे, हैश इंक्लूड और ये फाइल नेम .h को विद इन 2 डबल कोट में लिख देंगे, तो ये इस तरह से ये फाइल इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो इससे फायदा ये है कि आप इस हेडर फाइल में जो भी फंक्शन लिखेंगे वो बेसिकली क्या होगा, ये रीयूजेबल होगा, मतलब इसको जहां भी चाहें किसी भी प्रोग्राम में आप इस तरह से हैश इंक्लूड फाइल नेम .h करके उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने फैक्टोरियल का फंक्शन लिखा है, ठीक है, या फिबोनाची सीक्वेंस का फंक्शन लिखा है, या जीसीडी कैलकुलेट करने का फंक्शन लिखा है, एरे को ऐड कराने का फंक्शन लिखा है, या बहुत सारे फंक्शंस लिखा है आपने, तो इस सबको यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिए एक हेडर फाइल में, उसको एक जगह स्टोर कर दीजिए आप, और जहां भी आपको यूज करना हो जिस प्रोग्राम में, उसको आप क्या करें, इसको इस फाइल को इंक्लूड कर ले इस तरीके से और उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है कि जैसे एक फंक्शन है मैक्सिमम फंक्शन, जो 3 नंबर का मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहा है, ये इसका प्रोटोटाइप है कि ये इंटीजर रिटर्न करेगा, नेम मैक्सिमम है और ये 3 इंटीजर वेरिएबल लेगा, ठीक है। तो ये मेन में बेसिकली क्या है कि 3 इंटीजर एबीसी रीड किया है और इस फंक्शन मैक्सिमम को कॉल किया, मैक्स एबीसी। तो मैक्स एबीसी कॉल करेंगे तो क्या होगा, ये फंक्शन के पास कंट्रोल जाएगा, तो ये क्या करेगा, एक्स वाई जेड, ये 3 से पैरामीटर है जिसमें ये एबीसी की वैल्यू रिसीव करेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगा, ये मैक्सिमम कैलकुलेट करेगा एक्स वाई जेड का और इसको रिटर्न करेगा, और ये रिटर्न वैल्यू क्या होगा, यही इसका मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम का कोड लिखा है, पहले मान लिया कि मैक्सिमम एक्स है, फिर कंपेयर किया कि अगर y मैक्सिमम से ग्रेटर है तो y मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। फिर कंपेयर किया z से कि अगर z मैक्सिमम से ग्रेटर है तो z मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसी में से इस तरीके से आप x y z का मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल कोड है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर ये जैसे फंक्शन यहाँ पे इसी फाइल में इंक्लूड किया है, हम चाहते हैं कि ये जो फंक्शन है इसको हेडर फाइल में इंक्लूड कर ले, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, ये फंक्शन कॉलिंग है और ये फंक्शन डेफिनेशन है, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि देखिए एक हेडर फाइल बनाया है myfile.h, ठीक है। तो myfile.h ये हेडर फाइल है, ये यूजर डिफाइंड हेडर फाइल है, ठीक है। तो इस हेडर फाइल में हमने क्या किया, देखिए फंक्शन जो मैक्सिमम फंक्शन उसका डेफिनेशन लिख दिया है, ठीक है। तो ये हेडर फाइल myfile.h में इस फंक्शन का डेफिनेशन लिख दिया है। तो अब क्या है कि इस फंक्शन को उस प्रोग्राम में लिखने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, इस हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेंगे और उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या किया है कि ये हैश इंक्लूड studio.h ये लाइब्रेरी फाइल के लिए यूज किया है, और ये देखिए हैश इंक्लूड myfile.h, देखिए हैश इंक्लूड के बाद ये डबल कोट में लिखा है myfile.h, और इसमें क्या है, मेरा मैक्सिमम जो फंक्शन उसका डेफिनेशन है। तो देखिए यहाँ पे एबीसी रीड किया, एबीसी, और मैक्सिमम फंक्शन को कॉल कर दिया। तो देखिए मैक्सिमम फंक्शन को इस फाइल में डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या हो गया कि ये बहुत कोड भी मिनिमाइज हो गया, और हम इस फंक्शन को केवल इसी प्रोग्राम में नहीं, जितने प्रोग्राम है उसमें भी यूज कर सकते हैं। कैसे, बस इस तरह से हैश इंक्लूड myfile.h का यूज करके, ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि एज ए यूजर आप अपना हेडर फाइल डिफाइन करके उसको किसी प्रोग्राम में इंक्लूड करके कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हेडर फाइल है, ये फंक्शन कॉलिंग है, ये फंक्शन कहां पे है, ये हेडर फाइल में है। जैसे प्रिंटफ फंक्शन कहां पे है, studio.h में है, उसी तरह से मैक्सिमम फंक्शन क्या है, myfile.h में। तो जैसे आप स्कैनर प्रिंटफ यूज कर रहे हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं, आप हैश इंक्लूड studio.h यूज कर रहे हैं। उसी तरह मैक्सिमम हेडर फाइल में है, तो उसके लिए आप क्या करें, हैश इंक्लूड myfile.h। लेकिन यहाँ पे यूजर डिफाइंड जो फाइल होते हैं हेडर फाइल, वो कैसे इंक्लूड होते हैं, यूजिंग 2 डबल कोट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग हैश इंक्लूड फाइल नेम से ये कोई भी फाइल इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अगर यूजर डिफाइंड फाइल है तो डबल कोट का यूज करेंगे, और अगर स्टैंडर्ड फाइल है, हेडर फाइल है, तो एंगल ब्रैकेट का यूज करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये फाइल अगर ऐसे इंक्लूड करते हैं तो कहां पे होना चाहिए, ये प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में होना चाहिए, ठीक है। ये PWD यानी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में होना चाहिए। और अगर आप कहीं अदर जगह पे इस फाइल को लिखते हैं, ठीक है, तो आपको उसका पाथ देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है हैश इंक्लूड यूजर होम विनय myfile.h, तो ये जो मेरा जो वर्किंग डायरेक्टरी है उसमें बेसिकली ये फाइल है, ठीक है, ठीक है। यूजर में होम फोल्डर जो है मेरा, ठीक है, उसमें विनय का फोल्डर है, उसमें बेसिकली क्या है, ये मेरा हेडर फाइल है। तो बेसिकली आप पाथ भी दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका जो हेडर फाइल है वो वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे पाथ दे देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये कंपाइलर क्या करेगा, उस पाथ पर लूप
सर्च करेगा और उस फाइल को इंक्लूड करेगा, ठीक है। सो द कंटेंट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग फाइल विल बी इंक्लूडेड इन द प्रेजेंट फाइल बिफोर कंपाइलेशन एंड द कंपाइलर विल कंपाइल देयर आफ्टर कंसीडरिंग द कंटेंट इट इज, ठीक है। तो पहले जो भी आप डेफिनेशन जो भी फाइल आप यूज करेंगे, ठीक है, जैसे मैक्सिमम फंक्शन, तो मैक्सिमम फंक्शन को क्या करेगा, ये इस हेडर फाइल में सर्च करेगा, ठीक है, और इस तरह से फिर प्रोग्राम ये कंपाइल होगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, ठीक है, तो ये हैश इंक्लूड माई फाइल डॉट एच यूज किया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्रिंटफ एक वेरिएबल रीड किया है x, उसके लिए मैसेज दिया है गिव द वैल्यू ऑफ x, और x को रीड किया है और x का स्क्वायर प्रिंट किया है। तो यहाँ पे देखिए प्रिंटफ स्कैनफ यूज किया है, ठीक है। और प्रिंटफ स्कैनफ यूज करने के लिए आपको क्या चाहिए, स्टूडियो डॉट एच, तो स्टूडियो डॉट एच तो यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है। तो कैसे काम करेगा, तो हमने एक और हेडर फाइल इंक्लूड किया है, यूजर डिफाइंड हेडर फाइल माई फाइल डॉट एच। तो माई फाइल डॉट एच क्या है बेसिकली, ये मान लीजिए प्रोग्राम डॉट सी है, तो माई फाइल डॉट एच में देखिए हमने क्या किया है, इस हेडर फाइल में हमने हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिखा है और एक वेरिएबल एक्स लिखा है। यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल जो एक्स है वो भी यहाँ पे देखिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये बेसिकली क्या है, एक ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि क्या है, ये फंक्शन के बाहर है, फंक्शन में तो है नहीं एक वेरिएबल, ये जो वेरिएबल एक्स है वो देखिए ये फंक्शन में नहीं है, फंक्शन के बाहर है, ये हेडर फाइल में है, तो एक तरह से बेसिकली ये ग्लोबल वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो ये ग्लोबल वेरिएबल और स्टूडियो डॉट एच को हमने क्या किया है, एक फाइल में बना रखा है इस हेडर फाइल में, और इसी हेडर फाइल को क्या किया है, इंक्लूड कर दिया है। तो इस हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों चीजें स्टूडियो डॉट एच और ये इंटीजर वेरिएबल क्या होगा, इस फाइल में मर्ज हो जाएगा कंपाइलेशन के पहले। तो कंपाइलेशन के पहले क्या होगा, इसका फाइल का प्री प्रोसेसिंग होगा, और ये जो हेडर फाइल है बेसिकली इसका कंटेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो कॉपी हो जाएगा तो प्रिंटफ स्कैनफ इसको मिल जाएगा स्टूडियो डॉट एच से, और ये वेरिएबल भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम ये कंपाइल होगा, ठीक है, ठीक है। सो इट इंक्लूड द फाइल नेम डॉट एच फ्रॉम ए स्पेसिफाइड डायरेक्टरी नोन एज इंक्लूड डायरेक्टरी, ठीक है, ठीक है। तो ये जो एंगल ब्रैकेट में जो हेडर फाइल होता है वो बेसिकली इस पाथ पे होता है, यूजर इंक्लूड फाइल नेम डॉट एच पे, ठीक है। तो ये हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप कहां पे अपना हेडर फाइल अगर बनाते हैं तो कहां पे आपने हेडर फाइल बनाया है उसका पाथ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैक्रो हम लोग समझेंगे, ये तो फाइल इंक्लूजन था। मैक्रो बेसिकली क्या होता है, तो मैक्रो बेसिकली एक तरह का आप बोले तो एक कोड होता है किसी भी प्रोग्राम में, एक पीस ऑफ कोड, ठीक है, कुछ लाइन ऑफ कोड होता है ये, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है। और इस जो पीस ऑफ कोड है उसका एक हम नेम देते हैं। जैसे फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में भी एक क्या होता है, कोड होता है। ये फंक्शन में जो ब्लॉक होता है, ठीक है, उस ब्लॉक में क्या करते हैं, फंक्शन का एक्शन हम डिफाइन करते हैं। तो ये जो बेसिकली जो ब्लॉक ऑफ कोड है विद इन टू कर्ली ब्रेस, उसका बेसिकली नेम क्या होता है, उस कोड का क्या नेम होता है, वो जो फंक्शन का नेम होता है वही क्या होता है, उस कोड का नेम होता है। तो यहां भी जो मैक्रो होता है बेसिकली एक पीस ऑफ कोड होता है जिसका बेसिकली क्या होता है, एक नेम होता है, ठीक है। और जब भी हम इस नेम को यूज करते हैं तो क्या होता है कि ये जो पीस ऑफ कोड है उस नेम के जगह पे ये रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो व्हेनेवर नेम इज इनकाउंटर्ड, जब भी आप उस नेम को यूज करते हैं तो क्या होता है, वो जो पीस ऑफ कोड है जिसका नेम आपने रखा है वो नेम क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है उस पीस ऑफ कोड से, ठीक है, ठीक है। तो मैक्रो बेसिकली एक तरह से समझ सकते हैं कि बेसिकली क्या है, वो कोड रिप्लेसमेंट है कि जो नेम होता है मैक्रो का, ठीक है, और तो नेम क्या होता है, उसका जो कोड होता है उससे बेसिकली ये रिप्लेस हो जाता है। इसको आगे हम लोग समझेंगे एग्जांपल के, ठीक है। तो मैक्रो कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, तो हैश डिफाइन डायरेक्टिव का यूज करके हम मैक्रो डिफाइन करते हैं। तो अभी यहां पे एग्जांपल हम लोग देखेंगे। तो देखिए बेसिकली ये सिंटैक्स है मैक्रो का, ठीक है, कि हैश डिफाइन स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2। तो ये देखिए स्ट्रिंग 1 क्या है, बेसिकली एक मैक्रो है, और ये मैक्रो बेसिकली क्या है, ये जो स्ट्रिंग 2 है इस मैक्रो का कोड है, ठीक है। स्ट्रिंग 1 मैक्रो का नेम है और स्ट्रिंग 2 क्या है, इस मैक्रो का कोड है, ठीक है। तो जब भी आप स्ट्रिंग 1 यूज करेंगे तो बेसिकली स्ट्रिंग 1 किससे रिप्लेस हो जाएगा, स्ट्रिंग 2 से। यही बेसिकली मैक्रो का डेफिनेशन है, ठीक है। तो हैश डिफाइन का मतलब कि हम मैक्रो डिफाइन करने जा रहे हैं। मैक्रो का नेम क्या है, मैक्रो का नेम है स्ट्रिंग 1, और मैक्रो का कोड क्या है, मैक्रो का कोड है स्ट्रिंग 2, ठीक है। तो
जब भी आप इस मैक्रो नेम स्ट्रिंग 1 को यूज करेंगे, किससे रिप्लेस हो जाएगा? स्ट्रिंग 2 से। ठीक है, सो रिप्लेसेस द स्ट्रिंग 1 बाय स्ट्रिंग 2 whenever it occurs in the program before compilation। जैसे मान लीजिए मैक्रो आपने डिफाइन किया हैश डिफाइन पाई 3.14। ठीक है, तो बेसिकली इस मैक्रो का नेम क्या है? देखिए ये है पीआई और इसका कोड क्या है? 3.14। तो जहां जहां भी आप पाई यूज करेंगे वहां वो बेसिकली क्या होगा? 3.14 से रिप्लेस हो जाएगा। तो यही बेसिकली क्या है? ये टेक्स्ट रिप्लेसमेंट है कि मैक्रो नेम इज रिप्लेस्ड बाय दी इट्स कोड। तो इसका कोड क्या है? 3.14, तो इससे रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे देखिए क्या किया है। एक हैश इंक्लूड studio.h, ये मैक्रो डिफाइन किया है पाई इज इक्वल टू कितना है? 3.14। ठीक है, तो जहां जहां भी आप पीआई यूज करेंगे वो क्या होगा? कंपाइलेशन के पहले 3.14 से रिप्लेस हो जाएगा। और ये रिप्लेसमेंट का काम कौन करेगा? ये प्री प्रोसेसर करेगा, कंपाइलर नहीं करेगा। तो ये प्री प्रोसेसर क्या करेगा? पीआई को 3.14 से रिप्लेस कर देगा। उसके बाद क्या होगा? ये फाइल कंपाइलेशन के लिए जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि पीआई लिखा है, एरिया इज इक्वल टू पीआई इंटू आर। तो क्या होगा? ये बेसिकली जब प्री प्रोसेस होगा फाइल, तो ये क्या होगा कि जहां जहां पीआई है वो क्या हो जाएगा? उस 3.14 से रिप्लेस हो जाएगा। तो देखिए कि ये 3.14 से रिप्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पीआई ये अब ये रहेगा नहीं। ठीक है, कंपाइलेशन के लिए जो फाइल रहेगा उसमें किसी भी तरह का प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव नहीं रहेगा, ये सॉरी मैक्रो नहीं रहेगा। तो ये मैक्रो ये हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये इंट मेन और ये हो गया। अब ये फाइल क्या होगा? कंपाइलेशन के लिए कंपाइलर के पास जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हैश डिफाइन एक मैक्रो डिफाइन किया है लिमिट और उसकी वैल्यू कितनी है? 5। सो ये नेम मैक्रो का लिमिट और ये इसका कोड है, कोड क्या है? 5। तो जहां जहां भी आप लिमिट यूज करें वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? वो 5 से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आई इक्वल टू 0 यूज किया है, आई लेस देन लिमिट। तो क्या होगा? ये कंपाइलेशन के पहले क्या होगा? इस फाइल का प्री प्रोसेसिंग होगा। तो लिमिट किससे रिप्लेस हो जाएगा? 5 से। ठीक है, तो ये 5 से रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद ये प्रोग्राम क्या होगा? कंपाइल होगा। तो ये आउटपुट क्या देगा? ये प्रिंट करेगा 0 से लेकर 4 तक। सो दिस इज द आउटपुट। आई 0 से लेकर आई लेस देन 5 का मतलब आई इक्वल टू 4 तक ये। तो ये बेसिकली आउटपुट है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि मैक्रो बेसिकली क्या करता है? ये जो उसका कोड है, जहां जहां मैक्रो यूज करता है उस कोड से उसका जो कोड है उस नेम को, मैक्रो के नेम को रिप्लेस कर देता है। अब कुछ मैक्रो होता है जिसमें आर्गुमेंट भी होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हैश डिफाइन SQR लिखा है। SQR जो मैक्रो है इसमें आर्गुमेंट भी है, मतलब इस मैक्रो का नेम SQR है, उसका आर्गुमेंट क्या है? X। ठीक है, और इस मैक्रो का डेफिनेशन क्या है? इसका मैक्रो का डेफिनेशन देखिए ये है कि X इंटू X इस तरीके से। और जो मैक्रो का डेफिनेशन है उसी हिसाब से बेसिकली क्या होगा? वो कोड रिप्लेसमेंट होगा। ठीक है, सो हैश डिफाइन SQR X इज X इंटू X। ठीक है, तो जहां भी आप SQR X यूज करेंगे वो बेसिकली क्या होगा? ये इस कोड से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल से समझते हैं हम लोग कि जैसे ये मैक्रो डिफाइन किया है SQR X इंटू X और यहाँ पे देखिए XQR Y कॉल किया है। तो बेसिकली क्या होगा? XQR Y किससे रिप्लेस हो जाएगा? Y इंटू वाई, यहाँ पे Y इंटू वाई कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से रिप्लेस हो गया Y इंटू वाई प्लस 3। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं कि मैक्रो विद आर्गुमेंट कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा फास्टर है? जैसे कि मान लीजिए कि एक मैक्रो लिखा है XQR X, या अगर आपने फंक्शन लिखा है ऑर्डिनरी फंक्शन स्क्वायर करने के लिए, तो इसमें से फास्टर कौन है? मैक्रो फास्टर है कि फंक्शन फास्टर है? जैसे यहाँ पे मैक्रो का यूज करके स्क्वायर किया है। ठीक है, तो आप देखिएगा कि मैक्रो फास्टर होता है, क्योंकि फंक्शन कॉल में क्या होता है? फंक्शन कॉल में आपको क्या करना पड़ता है? पहले फंक्शन को कॉल करते हैं, फिर उसका लोकल वेरिएबल पैरामीटर क्या होगा? क्रिएट होगा, फिर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, फिर रिटर्न करेगा तो लोकल वेरिएबल पैरामीटर डिलोकेट होगा, फिर रिटर्न वैल्यू क्या होगा? कॉपी होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि ऑर्डिनरी फंक्शन जो होता है वो स्लो होता है। अगर छोटा सा कोड है, ठीक है, तो उस कोड के लिए हम कभी भी फंक्शन कॉल नहीं करें, उसके लिए हम क्या करेंगे? मैक्रो का यूज करेंगे, क्योंकि मैक्रो क्या होगा? फास्ट होगा। क्योंकि क्या हो रहा है? ये सिंपली कोड रिप्लेस हो जा रहा है। ठीक है, अब यहां पे है कि कुछ सावधानी आपको रखना पड़ेगा जब भी आप मैक्रो यूज करते हैं। तो मैक्रो विद आर्गुमेंट जैसे मान लीजिए कि SQR X इस तरह से डिफाइन किया है, तो ये प्रॉब्लमैटिक है। कैसे इसको समझ रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर आपने दिया R इज इक्वल टू XQR A XQR 30, तो बेसिकली क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू A इंटू A प्लस 30 इंटू 30। ठीक है, जैसे यहाँ पे A रख देंगे तो क्या होगा? A की वैल्यू किससे रिप्लेस होगी? XQR A। ये जो मैक्रो कॉल है XQR A वो रिप्लेस हो जाएगा A इंटू A से,
यहाँ पे जैसे रिप्लेस हो गया। अगर यहाँ पे 30 रखेंगे तो क्या होगा 30 इंटू 30 से, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इसकी बार a प्लस बी का होल स्क्वायर आप निकालना चाहें, स्क्वायर ऑफ a प्लस बी, तब ये प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इस तरह से हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो बेसिकली होगा a इंटू बी ए प्लस बी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमको क्या चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैक्रो का जो डेफिनेशन आपने लिखा है वो प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो ये रॉन्ग है, तो हम डेफिनेशन इस तरीके से लिखेंगे। इस तरीके से लिखेंगे तो क्या होगा, फिर स्क्वायर रूट स्क्वायर ऑफ a प्लस बी कितना हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी का स्क्वायर देगा। ठीक है, तो जब भी आप मैक्रो विद आर्गुमेंट लिखें हमेशा आप ध्यान देकर लिखा करें, नहीं तो जैसे ये जो लिखा है ये भी लिखने में तो सही लग रहा है, लेकिन जब आप a प्लस बी पे कॉल करेंगे तो ये रॉन्ग आंसर देगा। यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है मैक्रो का, एडिशनल एग्जाम्पल। सो हैज डिफाइन एरिया, और इसमें देखिए दो पैरामीटर्स हैं या दो आर्गुमेंट है एल और बी। ठीक है, तो जब भी आप एरिया एल और बी को कॉल करेंगे तो बेसिकली क्या है, ये रिप्लेस हो जाएगा एल इंटू बी से। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आप पैरामीटर देंगे इस एरिया कॉल करते समय, जैसे एल दिया, दूसरा पैरामीटर बी दिया, या पहला आर्गुमेंट एल है दूसरा आर्गुमेंट बी है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा पैरेंथेसिस में एल इंटू बी से। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, जैसे इंटीजर एक L1 लिया है, दूसरा जो इंटीजर है वो L2 लिया है 5, और एक वेरिएबल है एरिया। ठीक है, तो L1 10 है, L2 5 है, और ये एरिया वेरिएबल है। तो एरिया इज इक्वल टू, देखिए मैक्रो कॉल किया है, तो मैक्रो कॉल करेंगे तो क्या होगा, ये रिप्लेस हो जाएगा L1 इंटू L2 से, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 5, तो ये कितना प्रिंट करेगा, ये 50 प्रिंट करेगा। ठीक है, तो एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। ठीक है, तो ये इस तरह से है। ठीक है, तो ये बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस ये आप पढ़िएगा कि लाइब्रेरी फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस भी किया है, और भी कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस है, जैसे math.h लाइब्रेरी फंक्शन यूज करते हैं आप, उसमें स्क्वायर रूट पावर ये बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अब इसमें यह है कि जब भी आप मैथ लाइब्रेरी फंक्शन यूज करते हैं तो इसके लिए आप जब भी आप कंपाइलेशन करते हैं प्रोग्राम का, तो जीसीसी आपका जो भी प्रोग्राम है उसके बाद -lm, lm का मतलब लिंक मैथ लाइब्रेरी। ठीक है, सो कंपाइलेशन के टाइम में हमेशा हम मैथ के लिए हम -lm का यूज करते हैं। lm का मतलब, l का मतलब लिंक, ठीक है, लिंक, और m का मतलब हो गया, m का मतलब हो गया ये मैथ लाइब्रेरी। ठीक है, तो जीसीसी pro.c -lm का मतलब मैथ लाइब्रेरी लिंक करना। अगर हेडर फाइल के लिए ऐसा नहीं करते, लेकिन मैथ के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, लिंकर को कॉल करते हैं और हम -lm लिखते हैं, तो बेसिकली लिंकर क्या करता है, इस मैथ जो हेडर फाइल है उसको इंक्लूड कर लेता है प्रोग्राम में। ठीक है, तो बाकी जो फंक्शन है लाइब्रेरी फंक्शन आप डिस्कस करिएगा, इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा फंक्शन हम लोगों ने बहुत देखा है कि कैसे को कॉल करते हैं। तो जैसे फंक्शन नेम और आर्गुमेंट, जैसे अदर फंक्शन कॉल करते हैं उसी तरह से मैथ लाइब्रेरी फंक्शन भी कॉल करते हैं। जैसे यहाँ पे SQRT 900, ठीक है, तो स्क्वायर रूट रिटर्न करेगा 900 का, जो कि 30 है। ठीक है, और आर्गुमेंट क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, थैंक यू।